जनहित से जुड़े समस्याओं पर होंगे सवाल, हर मुद्दों पर होगी खुलकर बात, जब बैठेंगे आमने सामने। बात जब समस्याओं की होती है तब समाधान की भी बातें आती है। जनहित से जुड़े मुद्दों पे जो समस्याएं हैं उसके समाधान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेवारियां हैं, अलग अलग विंग है इसके लिए कार्य करते हैं और सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे धरातल पर उतारने को लेकर कई तरह के पहल किए जाते हैं। क्या सभी योजनाएं धरातल पर उतर रहे हैं? समस्याओं से लोगों को निजात मिल रहा है? जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका कितना लोगों को लाभ मिल रहा है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज आमने सामने में हमारे साथ धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन जी हैं। हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह की पहल करने का प्लान है सरकार की, क्या योजनाएं हैं जो धरातल पर उतारने का प्लान है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आमने सामने के हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत जी सर, कई तरह के जनहित से जुड़े मुद्दे होते हैं, उसका निराकरण करने की पहल की जाती है सरकार के द्वारा। कई तरह की योजनाएं भी हैं जो धरातल पर उतारे जाते हैं, कुछ उतारे जाते हैं, कुछ अधर में रह जाते हैं। अभी क्या कुछ योजनाएं हैं सर जिसे आच्छादित लोगों को किया जा रहा है? देखिए, मूल रूप से आप देखेंगे राज्य सरकार की जो सोच है जी, वो राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की सोच है। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी योजना सरकार की चल रही है वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है। तो उसमें लगातार जो हम लोग देख रहे हैं, हर महीने सभी महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं। अभी जो नई सोच मैया सम्मान 2.0 की जो चल रही है, जिस पर मंथन भी चल रहा है, उसमें यह है कि कैसे ये जो आर्थिक स्थिति जो मजबूत हो रही है गरीब महिलाओं की, आम जनों की, जी, उसको कैसे सस्टेनेबल किया जाए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसी पैसे का इस्तेमाल करके ये लोग कैसे स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं, ये लोग कैसे अपना कुछ आमदनी का स्रोत कर सकते हैं, और उसकी पहल हम लोग कर रहे हैं। जिला स्तर पर जो उपलब्ध निधि है, CSR है, DMF है और अन्य फंड है, उस सब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन्हीं महिलाओं का समूह बनाकर, JSLPS के माध्यम से हो, कोऑपरेटिव के माध्यम से हो, समूह बनाकर इनका रोज़गार का पहल किया जाए। अभी बैम्बू क्राफ्ट में, बटन मशरूम की खेती में और अन्य ऐसे कई योजनाओं में, सॉफ्ट टॉयज़ में, इन सब का ग्रुप बन रहा है। और हम लोग पूरा प्रयासरत है कि आने वाले महीनों, 6 महीने के अंदर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे समूह निकल के आएँ, उदाहरण के तौर पे, कि कैसे मैया सम्मान की राशि से महिलाओं का सम्मान सच में बढ़ा है और वो लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र और मजबूत हुई हैं। पहली मेजर योजना तो राज्य सरकार की वही है, जिस पर हम लोग लगातार नज़र रखते हैं और कोशिश करते हैं कि एक भी ऐसा कोई लाभुक जो एक्चुअल में बेनिफिशियरी है वो छूट न जाए। इसके अलावा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, एग्रीकल्चर है, इन सब में बहुत सारी योजनाएं चल रही है। और प्राथमिकता के तौर पर धनबाद ज़िले में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चूँकि ये अर्बन ज़िला है और लोग पहले से काफ़ी अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग प्रयासरत हैं कि यहाँ के लोगों को कैसे रोजी रोज़गार से मुहैया कराया जाए और परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम से कैसे जोड़ा जाए। जी सर, करीब 5 महीना हो गए हैं आपको धनबाद की प्रशासनिक व्यवस्था को आपने संभाल रखा है। कई तरह की चुनौतियां भी हैं सर, क्या कुछ मुख्य लक्ष्य आपने रखा है जो कि लगे कि हाँ आदित्य रंजन ने ये काम किया? देखिए, हम लोग सरकार के मुलाजिम हैं और उनके आदेश पर ही सब कुछ होता है, तो ऐसा व्यक्तिगत तो कुछ कार्य ऐसा ऐसे गिनना चाहिए। बट फिर भी मैं कहूँगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है CMSOE को लेके, मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सेलेंस को लेके, तो उनकी जो सोच है कि राज्य स्तर पर उन्होंने 80 स्कूल को विकसित किया है। तो हम लोग उसी तर्ज पे प्रयास कर रहे हैं कि धनबाद ज़िले में जो हमारे लगभग 1700 विद्यालय हैं, वो सभी विद्यालय क्या SOE हो सकते हैं? क्या सभी विद्यालयों में वो सुविधाएं जो 80 विद्यालय में राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई है, वो सारी सुविधाएं क्या धनबाद के सभी 1700 विद्यालय के सभी बच्चों को मिल सकता है? इस सोच के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अभी प्रथम चरण में हम लोगों ने 44 स्कूल का टेंडर भी करने के लिए दे दिया है जी। उसी तर्ज पे हम लोग सभी विद्यालयों को डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो आप देखेंगे, मैं अपने घर में स्टाफ लोग से भी पूछता हूँ, तो हमारे घर के ही कुछ स्टाफ हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा अब CBSE स्कूल में पढ़ता है, नहीं हमारा बच्चा अब स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में पढ़ता है। तो वो एक अलग सा गर्व की बात है राज्य सरकार के लिए भी और इस योजना के लिए भी। योजनाएं तो बहुत सारी हैं, पर कुछ योजनाएं होती है जिस पर पदाधिकारी हो या हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, उनको भी गर्व होता है। तो ये एक योजना जिस पर मुझे भी बहुत गर्व है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि धनबाद में जो भी उपलब्ध निधि है, जो भी उपलब्ध सहायता के लोग हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो यहाँ पर स्थानीय कंपनियाँ हैं, उन सभी की राशियों को मिलाकर हम लोग कोशिश करेंगे कि धनबाद के सभी विद्यालय जो है SOE के तर्ज पर डेवलप हों और सभी बच्चों को वो उत्कृष्ट शिक्षा मिले जो SOE में मिल रही है। और उसी तरह हम लोग प्रयास कर रहे हैं फिर आगे चलकर सक्षम आंगनवाड़ी में और बाकी अस्पतालों में भी हम लोग सुदृढ़ीकरण का लगातार प्रयास कर रहे हैं,
ताकि जो आम जनों को जो स्वास्थ्य और शिक्षा में जो अपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो कहते हैं जी। देखिए, सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है उसी चीज़ से होती है कि जो चीज़ सरकार मुफ्त में मुहैया करा रही है लोगों को, वो अगर उत्कृष्ट नहीं है और आपको घर से पैसे लग ही रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो ये सब सेवाएं हम लोग सुदृढ़ करने का प्रयास सर, स्कूल का जैसा आपने बताया कई तरह की योजनाओं को धरातल पर लाया भी है, एक चुनौती के रूप में साबित हो रही थी, पूर्व में भी, अभी भी हो रही होगी, बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर, उसमें भी कुछ पहल करने का प्लान जिला प्रशासन के द्वारा किया गया हाँ, है। देखिए हम लोग तो जून महीने में ही हम लोगों ने एक लिखित में आदेश निकाला था, जो राज्य सरकार का ये आदेश है, उसी को रीइटरेट किया था कि किसी भी शिक्षक की या फिर शिक्षकेतर कर्मियों की या पदाधिकारियों की सैलरी जो है वो बिना बायोमेट्रिक उपस्थिति के नहीं निकलेगी। और चूँकि जियो फेंस्ड है, सभी बायोमेट्रिक डिवाइसेस जियो फेंस्ड हैं, तो कहीं और से आप अटेंडेंस नहीं बना सकते, खासकर शिक्षा विभाग में। अन्य विभागों में जियो फेंस्ड नहीं है, उस पर भी पहल कर रहे हैं हम लोग, लेकिन शिक्षा विभाग में खासकर हम लोगों ने सभी को अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए कहा है। हाँ, कुछ उसमें छोटी मोटी अड़चनें हैं, कुछ शिक्षकों का अटेंडेंस बनाने में दिक्कत होता है, कई बार सॉफ्टवेयर भी बहुत डिलेड रहता है, तो उस पर हम लोगों ने एक मिडिल पाथ रखा है कि प्रिंसिपल का सत्यापन अगर रहेगा तो सैलरी रिलीज़ होगी। पर मैं तो इस मंच से भी अनुरोध करूंगा इस पूरे शिक्षक वर्ग से और सभी शिक्षा विभाग के कर्मियों से जी कि देखिए, शिक्षा एक अभिन्न अंग है और ये जो है आज किसी गरीब के पॉकेट से जा रहा है, कल आपके परिवार वालों के पॉकेट से भी पैसा जाएगा जो नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य है, तो उसको पालन भी करना चाहिए और उसमें कोई कमी रहेगी तो हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, जो कि राज्य सरकार का शिक्षा विभाग का आदेश भी। कई ऐसी सड़कें हैं जो कि एसीबी की जांच के कारण निर्माणधीन है, मैंने बने ही नहीं है और लोगों को समस्याएं होती है, तो जिला प्रशासन इसको कैसे देख रहा है? देखिए, ऐसी कुल 35 सड़कें हैं जिसका लिस्ट हम लोग मंगाए थे और नगर निगम से ये निर्माणाधीन थे और वो एसीबी की जांच से आच्छादित हैं। चूँकि जब मामला कोर्ट में प्रक्रियाधीन रहता है तो उसमें पहल कर पाना किसी भी पदाधिकारी के लिए या सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल का काम है। फिर भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, डीआईजी सर हैं, उनसे एसपी एसीबी से लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं होगा तो हम लोग एनओसी मांग रहे हैं कि यथास्थिति पर अगर हम लोग को एनओसी मिल जाएगा तो हम उसमें काम करेंगे। बाकी आप देखेंगे कि ये आते ही फर्स्ट मंथ से ही हम लोग 2-3 रिमाइंडर दे चुके हैं। जैसे ही उसमें कुछ एनओसी आता है हम लोग तुरंत उसमें कार्य लगाएंगे। उसमें योजना में कोई भी बजट का इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से हम लोग को एक एनओसी चाहिए, जो कि प्रक्रियाधीन। जब छात्र उच्च पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या फिर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कुछ योग्यता को लेकर परीक्षा देते हैं तो कई तरह के कार्य को लिए अंचल कार्यालयों में दौड़ना पड़ता है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र की बात हो, आवासीय की बात हो या अन्य बात हो, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं अंचल कार्यालयों में और समय से बन नहीं पाता, चाहे उनका जाति हो या कुछ। आपके संज्ञान में भी आया होगा। देखिए, इसमें 2-3 बिंदु है। देखिए, पहला बिंदु है कि राइट टू सर्विस एक्ट में जो नियम है जी, उसमें नियमित समय सीमा में हम लोगों को सर्टिफिकेट देना है और वो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। फिर भी कुछ शिकायतें ऑब्वियसली जैसा आप बता रहे हैं जनता दरबार में भी आती है और पोर्टल के माध्यम से आती है, ट्विटर के माध्यम से राज्य के विभिन्न माननीय मंत्री महोदयों के द्वारा भी संज्ञान में लाया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी हैंडल्स हम लोग को आता है, हम लोग तत्काल उसका समाधान भी करते हैं। पर थोड़ा सा इसमें समझना होगा कि झारखंड और खासकर धनबाद थोड़ा जिला विस्थापितों का जिला है। कई माइनिंग कंपनियों ने बृहद रूप से विगत दशकों में काम किया है, जिससे लोग विस्थापित हो गए हैं और उनका जो खतियान है, जो पट्टा है, वो उनके पास इधर उधर हो रखा है या नहीं मिल रहा है। और कई बार तो हमारे पास भी जो रिकॉर्ड रूम है उसमें भी कई बार ऐसा है कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में कुछ पंजियाँ हैं, कुछ रिकॉर्ड हैं, खतियान है, जिसके वजह से कई बार बहुत मुश्किल होती है और इसका मतलब लगातार हम लोग को प्रॉब्लम भी आता है, फिर भी वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ी पहल हम लोग एक कैंप लगा के करेंगे। राज्य सरकार से भी निर्देश आया है, इसी को नहीं, जमीन संबंधी म्यूटेशन रिवीजन को लेके भी, क्योंकि म्यूटेशन के लिए भी लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। ये लगातार पर्व त्यौहार का माह था तो हम लोग कुछ प्लान नहीं कर पा रहे थे, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, जो कि मूल माह भी है सरकार आपके द्वार का, आपने देखा होगा विगत वर्षों में काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा है। तो वैसे ही हम लोग अंचल दिवस करके मनाएंगे और अंचल संबंधी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सभी अंचल में बारी बारी से वरीय पदाधिकारी जिले से जाएंगे, मैं भी किसी अंचल में बैठूंगा और कोशिश करेंगे कि ऐसा जो जेन्युइन इशू है किसी लाभुक का, जिसमें कागजों की कमी की वजह से नहीं, कर्मियों की लापरवाही की वजह से विलम्ब हो रहा है, उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करें। सर, एक समस्या और है, लगातार मामले भी उठते आ रहे हैं। अंचल की ही बात अगर करें तो रजिस्ट्री कार्यालय, जहाँ पे लोग ज़मीनों की निबंधन कराते हैं, निबंधन कराने से पहले रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा एलपीसी मांगे जाते हैं, जो कि अंचल कार्यालय से निर्गत होते हैं। तो ये भी एक समय सीमा पर हो नहीं पाता है। समस्या होता है कि लोग रजिस्ट्री समय से नहीं करा पाते हैं जब एलपीसी निर्गत नहीं होता है, और जब एलपीसी निर्गत हो जाता है तो कहीं ना कहीं एलपीसी निर्गत हो गया यानी कि म्यूटेशन के लिए क्लियर हो गया, तो यहाँ पर भी समस्या लोगों को होती है।
देखिए ऑटोमेटिक म्यूटेशन और इन सब का प्रावधान है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी है और लगातार चल भी रहा है। अभी राज्य सरकार से बहुत अच्छी एक पहल की गई है कि राज्य में 5 जिलों को मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस घोषित करने का प्लान किया गया है। इस संबंध में अभी लास्ट सप्ताह हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस का निरीक्षण भी किए थे जी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि धनबाद भी उन 5 जिलों में है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि धनबाद जिले का रजिस्ट्री ऑफिस एक आदर्श रजिस्ट्री ऑफिस के रूप में उभरे और जो समस्या एलपीसी को लेके, म्यूटेशन को लेके वो ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उस समय हो सके। उसके लिए भी जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होगा, जो मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट होगा, उसमें हम लोग जरूर कोशिश जी। राजस्व की प्राप्ति भी होती है सर दोनों जगहों से, तो लेकिन एक समस्या और है कि अवैध रूप से वहाँ भेंडर भी बैठते हैं और जिसके कारण जो ज़मीन खरीदी या बिक्री करने आते हैं वो ठगी का शिकार होते हैं। तो इस पर रोक लगाने का कुछ प्लान है क्या? देखिए ज़मीन एक कमोडिटी है, देखा जाए तो अगर आप निष्पक्ष नज़रों से देखेंगे तो उसमें एक कमोडिटी है। जैसे बाज़ार में बाकी सामान मिलता है वैसे ज़मीन की भी खरीद बिक्री होती है। तो अगर वो ज़मीन सरकारी नहीं है तो वो काफ़ी निजी मामला हो जाता है। तो उसमें मैं तो अभी जैसे भेलाटांड में एक मामला उठा था, उसमें भी हम लोगों ने अपील की थी जनता से। मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि लैंड इन जनरल जो है वो ऐसी कमोडिटी है जिसमें टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। वो इन प्रिंसिपल कोर्ट्स ने भी कई बार इसको रीट्रेट किया है कि इट इज़ बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब खरीदार की जिम्मेवारी है कि वो ज़मीन का पूरा चेक करके ही उसकी खरीदारी करे, उसमें धोखाधड़ी उनके साथ नहीं हो, इसकी पूरी जिम्मेवारी खरीदार की है। फिर भी ऐसा कोई बड़ा मामला संज्ञान में आता है, जैसा अभी भेलाटांड में हम लोगों ने प्राथमिकी भी दर्ज की है ऐसे लोगों पर जिन लोगों ने लोगों को खरीद फरोख्त करके सरकारी ज़मीन का ठगी करने के प्रयास किया है। और ऐसा कोई भी मामला आएगा उसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम लोग थोड़ा उलझ जाते हैं वैसे मामलों में जो कम्प्लीटली निजी मामला होता है, विवाद का मामला होता है, वो मूलतः ज़मीन का है तो वो सिविल कोर्ट से ही उसका समाधान हो सकता है। हम लोगों के एंड से ये है कि सरकारी भूमि का अगर कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है, कोई इस तरह की खरीद फरोख्त हो रही है, उस पर रोक लगाने का हम लोग की कोशिश रहती है और हम लोग उसको करते हैं। तो जब मतलब आम लोग अगर इस संबंध में कहीं कुछ शिकायत करते हैं तो उसका त्वरित निष्पादन को लेकर कुछ है आपका पहल से? देखिए हम लोग अभी मुझे लगता है कि लास्ट 4-5 महीने में हम लोगों ने कम से कम 30-40 ऐसे बड़े ज़मीनों का सत्यापन कराया है। 2 नई टीम भी बनी है जो ऐसी ज़मीनों का सत्यापन करा रही है। धनबाद में खासकर लगभग 900 आंगनवाड़ी है जो भवनहीन है, जिसके बिल्डिंग नहीं है। लगभग 160 अस्पताल हैं जो भवनहीन है, उसका भी बिल्डिंग नहीं है, उसका भी टेंडर अभी हो रखा है। और उसी तरह विद्यालयों के भी कई विद्यालय हैं जो मतलब जिसका सीमांकन नहीं हो रखा, उनकी भी ज़मीनें अतिक्रमित हो रही है। तो हम लोग इस बार एक बड़ी मुहिम छेड़ रहे हैं कि जितनी सरकारी योजनाएं हैं, ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन खोजी जा रही थी, वो अभी हम लोगों ने दे दिया है केंद्रीय विद्यालय 2 के लिए। IIT ISM के लिए भी 220 एकड़ देना था, वो भी हम लोगों ने अभी ट्रांसफ़र कर दिया है, अभी उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे ही बलियापुर में 65 एकड़ 30 एकड़ ऐसे बड़े बड़े चंक्स हैं जो हम लोगों ने हायर एजुकेशन को दिया है। तो हम बतौर पदाधिकारी तो बस यही कहना चाहेंगे कि राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, अगर उन ज़मीनों पर उसको हम लागू कर देंगे तो ये अतिक्रमण का मामला है जो वो तभी रुकेगा। अदरवाइज़ सिर्फ नोटिफिकेशन करने से, बोर्ड लगाने से, इनफैक्ट हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि बोर्ड लगाने से कई बार उल्टा भी होता है कि लोगों को पता चल गया कि सरकारी है तो उसका अतिक्रमण और तेज़ी से होता है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी योजनाओं के लिए ज़मीन सरकारों ने मांगी थी, इनफैक्ट अभी IB की ऑफिस के लिए भी ज़मीन यहाँ नहीं मिल रही है, वो भी हम लोग अभी खोज के दे रहे हैं। तो ऐसी सभी संस्थानों को हम लोग ज़मीन देंगे। और रिसेंटली बहुत खुशी की बात है कि एक साइंस सेंटर, एक प्लानिटोरियम, ये दोनों भी हायर एजुकेशन से सैंक्शन हुआ है, उसके लिए भी हम लोग अभी ज़मीन दे चुके हैं। साथ ही साथ जी धनबाद में साथ ही साथ विनोद बिहारी महतो कॉलेज के पीछे भी एक 6 एकड़ ज़मीन थी जो सरकारी थी और खाली पड़ी थी, विभाग ने मांगा भी नहीं था, फिर भी हम लोगों ने उसको संज्ञान में लाया क्योंकि वो अतिक्रमण होने वाला था और उसको अलग से मिला के फिर चिट्ठी मंगा के उसको भी कॉलेज को दे दिया कि कॉलेज का जब विस्तारीकरण होगा तो यहाँ के स्थानीय बच्चों को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, उसके नए हॉस्टल का निर्माण होने में दिक्कत नहीं, वो ज़मीन भी हम लोग ट्रांसफ़र कर दें। तो न केवल इससे सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण पर रोक लगेगा बल्कि विकास की गति लिखी जाएगी। जी, आप समझ सकते हैं कि अभी जो हम लोग बता रहे हैं बलियापुर का 2 बड़ा चंक है, उसमें एक नॉलेज सिटी के लिए और एक वुमेन टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए, दोनों के लिए ज़मीन मांगी गई थी, हम लोगों ने दे दिया है। तो आने वाले समय में 1-2 साल जो भी लगे, राज्य सरकार की गति भी बहुत तेज़ है अभी जो देखा जा रहा है हायर एजुकेशन में। लगता है आने वाले टाइम में बड़े कॉलेजेस बलियापुर वाले क्षेत्र में और बलियापुर धनबाद का एक एजुकेशन हब के तरफ भी उभर के आ सकता है। सर बहुत अच्छा चीज़ आप बता रहे थे कि कई तरह की योजनाओं को आप उतारने जा रहे हैं, चाहे हायर एजुकेशन की बात हो या आंगनबाड़ी की बात हो या स्वास्थ्य भवन की बात हो। हाल में आंगनबाड़ी का एक उद्घाटन भी हुआ है बाबूडी में। तो ऐसे सर आंगनबाड़ी कितने टोटल प्लान किया आपने कि धनबाद में अब अच्छा से संचालित होगा, क्योंकि पूर्व में स्थिति खराब थी? देखिए कुल लगभग 2200-2300 आंगनबाड़ी धनबाद में हैं जी। और सबसे
दुख की बात है कि लगभग 1000 का जो है भवन नहीं है, और वो या तो किराए में चल रहा है, या किसी सामुदायिक भवन में चल रहा है, या किसी पंचायत भवन में चल रहा है जी। और इसके वजह से जो सरकार की योजनाएं हैं, वो हॉट कुक्ड मील है, पढ़ाई भी, पोषण भी में पढ़ाई है, सेविका सहायिका की जो ट्रेनिंग है, इन सब को काफ़ी इससे डेंट लगता है। और जो पोषाहार की राशि है या अन्य चीज़ें जो आम लोगों को और ख़ासकर मॉल न्यूट्रिशन बच्चों को मिलना चाहिए, वो ठीक से नहीं मिल पाता है। तो हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने एक सैंपल के तौर पर बाबूडी को डेवलप किया है, आपने देखा होगा। उसमें एक अलग से प्लेग्राउंड है बच्चों को खेलने के लिए, मॉड्यूलर किचन है और एकदम व्यवस्थित ढंग से एक किचन गार्डन है, और ये सब चीज़ें उसमें एक साथ हम लोग डेवलप किए हैं। और उसी प्रयास से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुल 1000 आंगनवाड़ी यहाँ विकसित करेंगे। धनबाद जिले में 1000 करना। हाँ, लगभग 1000 आंगनवाड़ी जो भवनहीन है, सबका भवन हम तो लोग सर वो सब के लिए ज़मीन वगैरह चिन्हित कर लिया गया है? अभी लगभग नहीं, 235 का तो ज़मीन आ गया है और रेस्ट का ज़मीन आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि राज्य में शायद पहला ही होगा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर हम लोग बाउंड्री के साथ आंगनवाड़ी बनाने का प्लान कर रहे हैं इस बार DMFT से, और कोशिश कर रहे हैं कि उसमें एक लगभग 3 डिसमिल की ज़मीन में बनती है आंगनवाड़ी। यहाँ 6 डिसमिल हम लोग रखे हैं। 3 डिसमिल में बच्चों को खेलने के लिए पार्क और किचन गार्डन दोनों रहेगा, ताकि बच्चों को पोषण भी मिले और पढ़ाई। मतलब 6000 डिसमिल ज़मीन भी उसके लिए पर्याप्त है? हाँ, लगभग 6 एकड़ ज़मीन हम लोग खोज रहे हैं। 6000 डिसमिल 60 एकड़ ज़मीन हम लोग खोज रहे हैं पूरे ज़िले में, और जैसे जैसे मिलते जाएगा वैसे तो सरकार की तो ज़मीन बहुत सारी ऐसी पड़ी होगी सर, क्योंकि कई कब्जा में भी चल रहा है, कई जगह ऐसे ही है कि लोग कर लिया है। हाँ, देखिए अभी तो हम लोग नहीं चाहते कि कोई लिटिगेशन हो, तो जो ज़मीन ऑलरेडी खाली है जिस पर अभी कुछ भी नहीं है, उन ज़मीनों को सबसे पहले हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। और चूँकि ये लंबा काम है, इतना छोटा काम नहीं, तो फेज्ड मैनर में हम लोग धीरे धीरे पूरे ज़िले में उसको विकसित करेंगे। स्वास्थ्य भवन की भी बात बोल रहे हैं सर, जो कि जर्जर है, तो उनके लिए क्या उन्हीं जर्जर भवनों को मरम्मतीकरण करना है या फिर नए तरीके से प्लान है कुछ करने का? देखिए, कुल स्वास्थ्य भवन हमारे यहाँ 275 है जो HSC है, हेल्थ सब सेंटर, जो सबसे छोटा केंद्र होता है, और उसमें अभी 15 फिनांस से हम लोगों को 135 मिला है नया भवन बनाने के लिए। तो सिर्फ भवन का फंडिंग जो है वो स्टेट से हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हुआ है, राज्य सरकार से हुआ है। तो रेस्ट जो उसका बाउंड्री होना है, उसमें एक एडिशनल लेबर रूम बनना है, क्योंकि ये जो एस्टिमेट है छोटा, इसमें लेबर रूम नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि धनबाद जिले में सभी 300 केंद्र जो हैं, सभी L1 सेंटर हो, मतलब प्राइमरी डिलीवरी जो है बच्चे का, वो सभी 300 केंद्रों पे हो। अभी कुल मिला के 10-12 केंद्र ही हैं सरकारी जहाँ पर होता है। मैं चाहता हूँ कि 300 केंद्र के 300 केंद्र में डिलीवरी हो, तो सभी में एडिशनल एक लेबर रूम, बाउंड्री वॉल, और चूँकि ये आयुष्मान केंद्र होगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर होगा, तो उसमें एक योगा शेड भी बनना है। तो योगा शेड, ये सब हम लोग यहाँ से सैंक्शन कर रहे हैं, और इन सब के लिए ज़मीन 100% चिन्हित हो गया है। 135 केंद्र का जगह चिन्हित हो गया, उसमें 41 का टेंडर निकल गया, रेस्ट अभी टेंडर प्रोसेस में है। तो हमको लगता है कि आने वाले 6 महीने से साल भर में कुल 300 कुछ केंद्र हैं यहाँ जिसके पास अपना भवन होगा। और देखिए, भवन अपनी जगह है, सबसे इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य में सेवाएँ जी, आप सेवाएँ कितनी दे रहे हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जजमेंट होना चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग अभी बहुत सकज है हमारे राज्य सरकार के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में। और आप देख रहे होंगे कि सदर अस्पताल में ही लास्ट 4 महीने में जो डिलीवरी की संख्या है, वो महीने में 30-40 ही होती थी, और आज हम लोग 300 के नंबर पर खड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 4 महीने में 10 गुना संख्या हो सकती है डिलीवरी की, तो आने वाले 1 साल में और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सदर अस्पताल की एक बृहद योजना भी चल रही है, उससे पूरे अस्पताल का बाउंड्री होगा, और एक बड़ा हम लोग नया भवन भी बनाने जा रहे हैं, जिसमें प्रॉपर ऑर्थोपेडिशियन के लिए अलग से OT, अभी एक ही OT है जिसमें सारा ऑपरेशन होता है। ये मानकों के हिसाब अनुरूप नहीं है। ये शहर के नहीं बनेगा सर, कि हर जगह प्लान है ये बनाने का? ये सबसे पहले फेज में हम लोग सदर अस्पताल को डेवलप कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार की जो सोच है कि एक केंद्र ऐसा होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं CMSOE में भी जो सोच है सरकार की, कि भाई एक विद्यालय ऐसा है, 3-4 विद्यालय हर जिले में ऐसा है, जिसको देख के गरीब आदमी का भी बच्चा सोचता है कि हम इस विद्यालय में काश पढ़ते। तो हम लोग चाहते हैं एक केंद्र ऐसा हो जहां अच्छे घर और गरीब घर सभी के लोग एक साथ लाइन में लगाकर इलाज कराएं। तो उसके लिए हम लोग सदर को सबसे पहले सुदृढ़ कर रहे हैं। जैसे ही सदर उस स्थिति में आएगा, वैसे ही हम लोग CHC की तरफ मूव करेंगे, फिर PHC, फिर HSC की तरफ। सर, सभी सुविधाएं तो प्लान किया आपने, लेकिन एक समस्या और सामने आएगी चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर, तो वहाँ पर कैसे फेस करने का प्लान है? देखिए, चिकित्सक की कमी पूरे देश भर में है, किंतु धनबाद मुझे लगता है एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ लोग सेटल भी करना चाहते हैं, और ऑलरेडी यहाँ मेडिकल कॉलेज है जहाँ से हर साल चिकित्सक निकलते हैं। तो अभी यहाँ पर आयुष्मान में हम लोगों का जो सर्जरीज होता है, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी चिकित्सकों को हायरिंग उसी से करें, और इंसेंटिव बेस्ड पेमेंट हम लोग रखेंगे सभी डॉक्टरों का, ताकि उससे डॉक्टरों को एक अच्छी
राशि भी मिले और साथ ही साथ जो सेवाएं हैं सदर अस्पताल की उसमें भी वृद्धि हो। और अभी जो संख्या है सदर अस्पताल में डॉक्टर्स की, वो मेरे समझ से सभी स्पेशलिस्ट तो नहीं कहूँगा मैं है, पर संख्या वाइज कमी नहीं है। हम लोग सेवाएं दे पाएँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है दैन कि और चिकित्सक ला सकें। सेवाएं देने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट है, अभी 3-4 छोटे-छोटे टेंडर्स अभी पेंडिंग है। वो सब जैसे ही भवन वगैरह निर्माण हो जाएंगे तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी सेवाएं हम लोग दे पाएंगे। अभी रिसेंटली अब देखे होंगे पहली बार धनबाद सदर अस्पताल में आई का ऑपरेशन शुरू हुआ है जी। और एक दिन में 11-11 हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे हैं। अब एक गरीब आदमी को किसी प्राइवेट संस्था में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने में 30 से 40 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं और अगर किसी गरीब के पॉकेट से हम उतना बचा पा रहे हैं तो वो वही सरकार का मूल अचीवमेंट है। देखिए और बाकी चीज़ें तो चलती तो सर अभी जो 5 रुपया कुछ हल्का सा राशि रखा गया है, जी जी, क्या उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए उसके पीछे मूल सोच है कि हम लोग मॉनिटरिंग ठीक से कर पाएँ। अभी क्या है कि चूँकि निःशुल्क है तो अगर मैं पूछता हूँ आज दिन भर में कितना ओपीडी हुआ तो वो 2000 भी बता सकते हैं, सही बात है, वो 5000 भी बता सकते हैं और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि 2000 है कि 5000 है। इसीलिए हम लोगों ने एक छोटी सी राशि रखी है, 5 रुपये ही रखी है, वो कोई बहुत मेजर राशि नहीं है, बट उससे राशि में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किंतु हमारा जो मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है वो बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगा कि भाई कोई फेक नहीं कर सकता है कि हमने आज किसी डॉक्टर को अगर हम पूछे आज आपने कितना पेशेंट देखा, अगर वो कहते हैं हमने 100 देखा तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन काउंटर में उनके नाम से 500 रुपये जमा होने चाहिए। ये राशि का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारा मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग हो और लोगों को जो सेवा हम लोग दे रहे हैं उसका लाभ परफेक्ट रूप से मिल सके। सर बहुत अच्छा पहल आपके द्वारा किया जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ज़मीन की बातें भी हो गई। अब ज़मीन पे ही हम बात करें तो कई जगह ऐसे तालाब हैं सर जहाँ तालाब अतिक्रमण या तो हो चुके हैं या ज़मीन माफियाओं ने तालाब को लुप्त कर दिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। इस पर क्या कुछ पहल करने का प्लान है? देखिए वाटर कंजर्वेशन मुझे लगता है भारत सरकार की एक सबसे बड़ी योजना के रूप में उभरी है जी, और भारत सरकार ने इसके लिए डेडिकेटेड मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय करके बनाया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर धनबाद में जहाँ बृहद रूप से माइनिंग होती है और जैसे ही बृहद रूप से माइनिंग होती है अंडरग्राउंड वाटर टेबल बहुत ज़्यादा चला जाता है। यहाँ पर ऐसे कई विलेजेज हैं, आप भी जानते हैं, जहाँ पर एकमात्र स्रोत टैप वाटर है। अगर टैप वाटर बंद हो जाता है तो सप्ताह तक लोगों के घरों में पानी नहीं आता। ये बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की। इसीलिए हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा है कि जितने भी जलाशय हैं इस ज़िले में सभी का सर्वे चल रहा है। अभी फर्स्ट फेज में हम लोगों ने 16 ऐसे तालाब जो हमारे वाटर टावर्स के बगल में है, जो वाटर टावर बार बार सूख जाते हैं, सिंगल विलेज स्कीम जो है उसके बगल में चुना है। 16 उसका टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर भी हो गया, अब उसमें काम लगेगा। बरसात की वजह से हम लोग काम नहीं लगा रहे थे। इसके बाद द्वितीय चरण में हम लोगों ने 109 तालाब और चुने हैं, उसका भी हम लोगों ने एस्टीमेट बना लिया, वो भी अभी टेंडर में जा रहा है। और हम लोगों का मूल मकसद है कि इसी वर्ष लगभग 500 तालाब और नहर ऐसे जो जल स्रोत की वजह से, जो जल की कमी की वजह से ख़राब हो रहे हैं, गंदगी हो रहा है, उन सब का सुदृढ़ीकरण करेंगे ताकि वाटर टेबल भी ऊपर आए। और मूल मकसद है कि यहाँ की नदी नालों और तालाबों को बचाया जा सके। एक मेजर समस्या जो इसमें आती है वो निजी तालाब का है। निजी तालाब में ऑल्दो किसी तरह का निर्माण या भराई नहीं करना है, कोर्ट का भी आदेश है, किंतु उसमें किसी तरह का सरकारी राशि का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, तो उसका संरक्षण लोगों को मिलकर ही करना होगा। बाकी सरकारी जलाशय अगर किसी के भी संज्ञान में है, आपके भी संज्ञान में है, हम लोगों के संज्ञान में है, तो उसकी सूची अगर हमें देंगे तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उसका सुदृढ़ीकरण, उसका गहरीकरण हम लोग कर दें ताकि उसका अतिक्रमण भी नहीं हो और साथ ही साथ जल संचयन भी। जी सर, धनबाद को कोयला की राजधानी के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय संपत्ति यहाँ पर कोयला का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, राजस्व की प्राप्ति होती है चाहे सरकार को या केंद्र सरकार की हो, लेकिन वहीं एक इलीगल माइनिंग भी चुनौती के रूप में साबित हो रही है। कैसे देख रहा है जिला प्रशासन इसे? देखिए माइनिंग यहाँ का मूल स्रोत ऑफ इनकम है और सिर्फ कंपनीज़ की ही नहीं, आम लोगों की भी जीविका से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ और इसको सिर्फ क्राइम के एंगल से ना देखते हम लोग इसको सोशल प्रॉब्लम की तरह देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उनको ऐसी आजीविका के स्रोत से हम लोग जोड़ें कि दूसरे ऐसे धंधे जो हैं उस पर उनका ध्यान ना जाए। उसके लिए हम लोग लगातार स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं को करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ सभी जो बड़ी कंपनीज़ है, BCCL है, ECL है, FCIL है, सभी से हम लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी अपने CSR फंड से कोशिश करिए कि स्किल डेवलपमेंट का काम और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी, वो दोनों यहाँ पर अगर होगा तो नया जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, वो कम से कम ऐसे अच्छे कार्यों से जुड़ेगा, बाहर जाकर काम करेगा, बाहर की दुनिया देखेगा।
तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही वो चीज़ ख़त्म सर होगी। बहुत सही कहा आपने, यहाँ पे एजेंसियाँ हैं, चाहे BCCL हो चाहे SCL हो, लेकिन सर उन लोगों का SOP में भी कई तरह की चीज़ें लिखी रहती है कि अब 7 किलोमीटर तक आपको सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था ही देना है, स्किल डेवलपमेंट का कार्य करना है, कई तरह के CSR फंड भी देना है। बावजूद अगर देखा जाए तो बहुत सारे फंड रिलीज नहीं होते हैं, बहुत सारी सुविधाएँ नहीं मिल पाती है। तो क्या जिला प्रशासन का इसमें इंटरवेन करने का प्लान रहेगा? हाँ, हम लोग का मेजर प्लान है। CSR सेल का गठन मैंने 3 महीने पहले ही एक अलग से किया है जी, और यहाँ जो योजना पदाधिकारी हैं उनको उसमें अध्यक्ष भी बनाया गया है और हम लोग सभी कंपनीज के साथ एक CSR की कमेटी की बैठक भी हो गई है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे तो हम लोगों ने अभी TB मरीजों को जो न्यूट्रिशन किट है उसका पूरा जिम्मा जो है वो अडानी फाउंडेशन को दिया है जी। साथ ही साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षकों के सुदृढ़ीकरण का जिम्मा हम लोगों ने MPL को देने की कोशिश करी है। आंगनवाड़ी के सेविका, सहायिका, सहिया, इन सब की ट्रेनिंग, मॉल न्यूट्रिशन जो बच्चों ग्रसित होते हैं उनको ठीक करने के लिए जो प्रशिक्षण है उसका जिम्मा हम लोग BCCL को दे रहे हैं। तो हम लोग मूल रूप से कोशिश कर रहे हैं कि जो HR का स्ट्रेंथनिंग है, जो जनरली सरकार की योजनाओं से नहीं हो पाता है। देखिए आप देखेंगे सेविका है, सहायिका है, सहिया है, इन सब की नियुक्ति तो हो जाती है लेकिन इनका प्रशिक्षण जो साल भर 2 साल होना चाहिए वो कभी नहीं होता है। तो वो काम हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन स्थानीय कंपनीज़ के माध्यम से हो ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं लोगों को उसका लाभ पूर्ण रूप से मिल सके। सर कई तरह की योजनाओं को उतारने का प्लान तो होता है अधिकारी के पास, लेकिन आमतौर पे होता है क्या है कि शासन में किसी भी अधिकारी को पूर्ण रूप से रहने या तो 1 साल में तबादला हो जाता है या फिर तबादला लंबा चलता है। तो होता क्या है कि जितने ही प्लान होते हैं वो समस्या धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए ये तो प्रशासनिक चीज़ है जो हमेशा ही होती रहेगी, पर मैं यही कहना चाहूँगा इसमें कि आप देखेंगे कि राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं अगर उसको हम लोग ईमानदारी से और निश्चय के साथ पूरा करने की कोशिश करें तो जितने भी समय हम लोग रहते हैं उस समय में जिन लोगों को लाभ हो जाता है वो अपने आप में बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। मैं उदाहरण पे यही कहूँगा कि आप लास्ट 4 महीने में अगर हम लोगों ने 1200 लोगों का डिलीवरी सिजेरियन सदर अस्पताल में कराया है जो पिछले 6 महीने के मुकाबले लगभग 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना है, तो वो 1200 लोगों को जो लाभ मिला वो लाभ मुझसे कोई वापस नहीं ले सकता, वो लाभ सरकार से कोई वापस नहीं ले सकता। वो हमेशा उनके बच्चा जब तक इस धरती पे रहेगा उसको हमेशा याद रहेगा कि उसका जन्म सदर अस्पताल। लेकिन सर जो प्लान होते हैं वो तो प्लान धरातल पर उतर नहीं पाते हैं, वहाँ तो समस्या हो जाती है। हाँ, देखिए समय के साथ चीज़ें तो बदलती है पर मुझे लगता है कि एक बार चीज़ों को अच्छे से इंस्टीट्यूशनली ठीक कर दे तो वो हमेशा नंबर 1 पे रहता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि धनबाद में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वो राज्य स्तर पे ही नहीं देश स्तर पर नाम कमाए, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और ऐसी कोशिश रहेगी कि वो सस्टेनेबल भी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ आमने सामने में धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन थे। इन्होंने कई तरह की प्लान को बताया है और कई तरह की सरकार के विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर रूपरेखा तैयार कर दी गई है। कई तरह की योजनाओं को धरातल पर उतार भी दिया गया है और लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के मामले हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र के मामले हो या अन्य मामले हो। लगातार लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और अभी जो कई तरह की प्लान है हायर एजुकेशन में लेकर इन्हें भी धरातल पर उतारने को लेकर इनका प्लान चल रहा है। स्वास्थ्य में भी कई तरह की व्यवस्थाएं वो धरातल पर करेंगे जो दिखेगा। CSR फंड से भी लेकर कई तरह की स्किल डेवलपमेंट का कार्य है जो लोग इससे आच्छादित होंगे। बहरहाल मुद्दों से संबंधित अन्य बातों पर क्या कुछ कार्य होते हैं या देखना होगा, धरातल पर कितना जल्दी ये लोगों को मिल पाता है या देखना होगा। और समस्याओं से संबंधित आमने सामने में अगले बार हम अगले शख्स से आपको मिलाएंगे और जानेंगे उनके समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। जनहित से जुड़े समस्याओं पर होंगे सवाल, हर मुद्दों पर होगी खुलकर बात। जब बैठेंगे आमने सामने